वेलकम स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है सॉइल इरोजन। आप सबको मालूम है कि सॉइल इरोजन क्या होता है। बेसिकली सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? इट इज जस्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल कब होती है? जब सॉइल लूज हो जाए। सॉइल लूज कब होती है? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट करता है। ठीक है। सो अब हम सॉइल इरोजन को क्या क्या कह सकते हैं? इट इज द लूजनिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल, है ना, ये कहा जा सकता है। अब कौन सी वाली सॉइल लूज होती है? जो डिस्प्लेस हो जाती है ना, अपर लेयर ऑफ द सॉइल के बॉटम लेयर ऑफ द सॉइल के मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल। देखो बेटा, ये जो हमारा लैंड सरफेस है, इसकी जो टॉप लेयर होती है जिसमें हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, है ना, इस लेयर का डिस्प्लेसमेंट और इस लेयर की ही लूजनिंग को कहा जाता है सॉइल इरोजन। ये है आपकी एक्टिव लेयर। अब ये एक्टिव लेयर क्यों है? बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनरल्स एंड अदर you can say and also microorganisms which are very important for the plant growth। ठीक है। अब इतनी बात तो क्लियर है कि सॉइल इरोजन क्या है और कौन सी लेयर की इरोजन होने को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। इतना क्लियर है? तो अब हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? सो स्टूडेंट्स देखो, अब सॉइल इरोजन की बहुत अच्छी सी डेफिनेशन जो हम कह सकते हैं और लिख सकते हैं वो है, इट इज द प्रोसेस इन विच द टॉप सॉइल ऑफ अ फील्ड। फील्ड की जगह आप लोग लैंड भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चे लैंड लिखना जाने तो वो ठीक लिख सकते हैं। containing the highest number of nutrients, microorganisms and minerals which are vital for plant growth is washed away by either natural or by the human sources। ठीक है। अब नेचुरल सोर्सेस कौन से हैं जो सॉइल इरोजन करते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेस या ह्यूमन एक्टिविटीज कौन सी हैं जो सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है। तो इस पार्ट से आपको ये क्लियर है कि सॉइल इरोजन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एक्टिव लेयर। हाउ दैट सॉइल लेयर वाज डिस्ट्रक्टेड? इट इज डिस्ट्रक्टेड बाय लूजनिंग एंड डिस्प्लेसमेंट of soil from one place to another by only two methods, either by the natural or by the human activities। ठीक है। अब इस लेयर में, एक्टिव लेयर में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। ठीक है। इसीलिए हमारे लिए सॉइल इरोजन होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर सॉइल इरोजन होगा तो फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली जो मेन इम्पैक्ट है, जो ड्रॉबैक है सॉइल इरोजन का, वो क्या है? अगर आप इसको लिखेंगे तो आप क्या जानेंगे? इसका मेन ड्रॉबैक क्या रहता है इसका? इट इज द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अब सॉइल फर्टिलिटी क्या चीज है? समझ में आ गया? नहीं तो शुद्ध हिंदी में बताऊं, सॉइल फर्टिलिटी का मतलब है मिट्टी का उपजाऊपन जिस लेयर में मौजूद है वो उसका खत्म हो जाना, उस लेयर का खत्म हो जाना मीन्स सॉइल इरोजन हो गया। ठीक है। तो सॉइल इरोजन होने से हमारी मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती। अगर सॉइल इरोजन नहीं होगी तो हमारी एक्टिव लेयर, टॉप लेयर मौजूद रहेगी और उससे क्या होगा? हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी। ठीक है। अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज।
नेचुरल सोर्सेज और ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, ये हैं आपके वो दो रीजंस जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होती है। ठीक है, फर्स्ट हम इस चीज को समझेंगे कि नेचुरल सोर्सेज जो हैं वो सॉइल इरोजन कैसे करते हैं। देखो, जब फर्स्ट वाला पॉइंट देखिए, हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल कैसे सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो, ये हमारा ना लैंड है सपोज, ठीक है, इस पे ये आपकी रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं। ठीक है, जब हैवी रेनफॉल होता है तो क्या होता है, जब हल्की थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होगी तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ कुछ बह बू के इधर उधर नदी नालों में, आपके नियर बाय नाले जो होते हैं या स्लोपी एरियाज, उसमें से बह के आगे चली जाती है, फिर बाय द टाइम विद इन अ डे और 2 सूख जाता है। बट हैवी रेनफॉल के टाइम पे क्या होता है, यही बूंदाबांदी, ये जो बारिश की बूंदे हैं, ये क्या कहते हैं, एक ही जगह पर ऐसे 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 करके गिरती रहती है, और यहाँ से जो पानी का जो फ्लो है वो वो रिल बनाता है। ठीक है, रिल का मतलब क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जिसमें वो बहना शुरू होता है। ठीक है, तो ये क्या है, रिल्स, मतलब पतले पतले से चैनल, फिंगर लाइक चैनल्स बनना शुरू होते हैं और वो पानी उसी में फ्लो करने लग जाता है। और यहाँ की जहां जहां रिल बनी है वहां से मिट्टी क्या होती है, इरोड हो जाती है और एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाती है। बट वही रिल्स जब बड़े हो जाते हैं, मतलब बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, खुल जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब वही रिल्स जो हैं जब एनलार्ज हो जाते हैं, ये क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको आप लिखते हैं, 1 मिनट, ये क्या है आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिल्स। ठीक है, हैवी रेनफॉल में क्या सबसे पहले क्या बनता है, रिल, और रिल जब एनलार्ज हो जाता है, एनलार्ज रिल्स आर कॉल्ड गलीज, फिर गली फॉर्म होती हैं। यानी कि यही स्ट्रक्चर जब और चौड़ा हो जाएगा, ऐसे इतना इतना एरिया ये कैप्चर करना शुरू कर, मतलब काफी, ये तो बोर्ड में थोड़ा पतला लिख रहा है ना, तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या थे आपके, रिल्स फॉर्म हुए पहले, फिर रिल्स का ही एनलार्ज फॉर्म जो है दैट इज कॉल्ड गलीज। और हैवी रेनफॉल में क्या होता है, बरसात बारिश कई कई दिन चलती है। ठीक है, नॉन स्टॉप भी चलती है, तो उसमें क्या होता है, गलीज फॉर्म हो जाती हैं। और गलीज के बाद में इन केस बहुत अति में बारिश होती है तो फ्लड भी आता है, और गलीज का जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, रेवाइन्स में। गलीज क्या बन जाती हैं, रेवाइन्स। रेवाइन्स आर द बैड लैंड्स। ठीक है, जब यही स्ट्रक्चर, मान लो यहां से इतनी मिट्टी उखड़ गई, यहां से उखड़ गई, यहां से उखड़ गई, ठीक है, फिर यहां से उखड़ गई, तो यहाँ ये देखो, अगर आप, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ऐसे कर देती हूँ। अब देखो, इतनी इतनी तो मिट्टी निकल चुकी है, इतने इतने तो ये गड्ढे, डीप स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं, गलीज मतलब बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। तो फिर क्या होगा, फाइनली ये दरारें जब और बड़ी हो जाएंगी तो यहाँ पर तो कोई प्लांटेशन रही नहीं ना, वेजिटेशन निकल गई है ना, तो ये क्या एरिया बन गया, रेवाइन। रेवाइन्स को क्या कहा जाता है, बैडलैंड्स। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ये दरारें बहुत गहरी होती है और इसमें बिल्कुल भी सॉइल बचती ही नहीं। ठीक है, खाइयों टाइप की बन जाती है। तो रेवाइन्स का एक बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को मालूम है, हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था, चंबल की घाटी देखी है, उस घाटी में क्या है, ये रेवाइन्स की वजह से उसको बैडलैंड माना गया है, बताया गया है। ठीक है, और जब इतने स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है तो क्या होता है, और ज्यादा, जैसे फ्लड के टाइम पे क्या होगा, ये सारा का सारा, ये जमीन का जो टुकड़ा है इतना गलीज वाला, क्या होगा, पूरा ही उखड़ जाएगा। इसको कहते हैं शीट इरोजन। इसको क्या कहते हैं, शीट। शीट का मतलब क्या है, पूरी एक परत उखड़ गई। पूरी परत कैसे उखड़ेगी जमीन की, कॉमन सेंस की बात है। अगर लैंड की ये स्क्वायर पीस है तो इसमें से एकदम से पानी कैसे निकालेगा इसको,
पहले उसमें क्रैक्स डेवलप करेगा। क्रैक्स कैसे डेवलप करेगा? रिल्स फॉर्म्स होंगी, रिल्स से गलीज फॉर्म होंगी, और जब ये ही मैक्सिमम नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे रिल्स है, अब ये क्या है, यहाँ से इरोजन हो गया, सॉइल का इरोजन हो गया, गड्ढे पड़ गए, दरारें पड़ गई, और वही दरारें और गहरी हो गई, चौड़ी हो गई, तो ये क्या है, लैंड का टुकड़ा ऑटोमेटिकली हैवी रेन में क्या होगा, यहाँ से इतना धराशायी गिर जाएगा, तो ये क्या हो गया, शीट इरोजन। क्या बन गया ये? शीट इरोजन। यहाँ से इस तरीके से शीट इरोजन होती है। तो सबसे जो हमारा वाटर इरोजन की बिल्कुल अर्लियर स्टेज होती है, दैट इज रिल्स। उससे एनलार्ज स्टेज रिल्स का गलीज, और गलीज का और बैड वर्जन दैट इज रिवाइन। और इसी लैंड में अगर एक जगह पर इतने सारे रिल्स और गलीज बन जाएंगे तो वहां पे क्या उसका रिजल्ट क्या होगा? शीट इरोजन। क्या होगा? शीट इरोजन। पूरा लैंड का जो ये पीस है ये ही बहाकर ले जाएगा पानी। सो दिस इज द काइंड ऑफ वाटर इरोजन। ठीक है, हैवी रेनफॉल का ये रिजल्ट होता है। फ्लड आपको मालूम है, जिस एरियाज में फ्लड आता है वहां से तो सॉइल वैसे ही इरोड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि देखो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये रिवर का एक नेचुरल बेड है जहां पर वो बह रही है। ड्यूरिंग फ्लड क्या होगा, ये वाटर यहाँ से यहाँ तक बहना शुरू हो जाएगा। अब जो नेचुरल जो रिवर फ्लो था उसमें जो सॉइल तो थी ही नहीं, मतलब इरोजन तो हो ही रहा था, लेकिन जब ये इधर और इधर पानी फराटेदार बहुत जबरदस्त फ्लो से बहेगा तो यहाँ की भी मिट्टी अपने साथ इरोड कर वो ले जाएगा। ठीक है, तो फ्लड इज ऑल्सो द रीजन ऑफ सॉइल इरोजन। देन कम्स द हाई स्पीड विंड्स। ठीक है, यहाँ पे मैं शीट इरोजन, वाटर इरोजन लिख दे रही हूँ, ये आप लिख सकते हैं पॉइंट। शीट इरोजन, ठीक है, वाटर इरोजन, हाई स्पीड विंड्स। बहुत तेज हल्की बहुत हवा चलती है तो आपको भी अच्छी लगती है, हमें भी अच्छी लगती है, और हम कहते हैं सुहाना मौसम आ गया। जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो कहते हैं बवंडर भी बनते हैं। ठीक है, और एक जगह से दूसरी का धूल भरी आंधियां जो होती है वो तो हम धूल भरी क्या कहते हैं, धूल कहाँ से आ रही है, वो मिट्टी उड़ा के लेके आ रही है ना अपने साथ, गंदगी। तो सारी मिट्टी जो उड़ा के लेके आती है वो क्या कौन लेके आ रही है, हाई स्पीड विंड्स। उससे भी क्या होता है, जो अपर टॉप लेयर है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल है, वो इरोड होती है। देन नेचर ऑफ रॉक्स। अब नेचर ऑफ रॉक कैसे रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के लिए? देखो, हार्ड रॉक होती है, सॉफ्ट रॉक होती है ना, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक। इफ द रॉक इज यू कैन से इग्नियस रॉक। ठीक है, अगर रॉक सपोज करो इग्नियस रॉक है, देन व्हाट विल हैपन? इग्नियस रॉक क्या है? इट इज अ हार्ड रॉक। अब हार्ड रॉक क्या करेगी? डेफिनेटली इट विल टेक टाइम ना, टूटने में, सब काम करने में, हो सकता है ना भी टूटे, इतनी हार्ड हो, तो फिर यहां से इरोजन नहीं होगा, इस टाइप की रॉक में इरोजन नहीं होगा और बहुत मुश्किल से होगा। लेकिन सॉफ्ट रॉक में इफ द यू कैन से इफ द रॉक टाइप इज सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, अब सेडिमेंट्री रॉक में क्या है, इरोजन जल्दी हो जाता है क्योंकि इट इज अ सॉफ्ट रॉक। ठीक है, सो नेचर ऑफ रॉक ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन। अब बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल इरोजन के लिए। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज, हम ह्यूमन बीइंग्स तो वैसे भी बहुत ग्रीडी हैं, है ना, हम अपने फायदे के लिए किसी चीज का आगे ये नहीं देखते हैं कि लॉस हो रहा है, क्या हमें अपना बेनिफिट चाहिए। तो यही है रीजन कि ह्यूमन बीइंग सॉइल इरोजन में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। देखो, हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन मुझे लगता है सब बच्चों को मालूम है डिफॉरेस्टेशन क्या है। 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, हमारा 10th अब तक यही पढ़ रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगल की कटाई। ठीक है, अब कम भी काटे जा सकते हैं, ज्यादा भी काटे जा सकते हैं, बट क्यों काट रहे हैं? जस्ट क्योंकि हमें उनकी रिक्वायरमेंट है। इधर उस लकड़ी को हम अपने लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन हम लकड़ी काटने के पहले हम एक पौधा लगाते नहीं, काट देते हैं। ठीक है, या फिर हमें रहने के लिए जगह चाहिए तो हम जंगलों का सत्यानाश कर देते हैं और अपना महल बना के खड़ा ही करते हैं, लेकिन हम उतनी जगह एक भी पेड़ नहीं लगाएंगे, अपनी बालकनी को भी नहीं गंदा करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो
डिफॉरेस्टेशन, सबको मालूम है, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, ये काम सबसे गंदा। नेक्स्ट ओवर ग्रेजिंग, हम जानवर पालते तो हैं, हम मानते हैं कि फार्मर्स हैं या कोई भी है ऐसे अपने घर में गाय भैंस बकरी पाल रहे हैं और उनको हम अपने फायदे के लिए पाल रहे हैं, है ना, चाहे मिल्क पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हम पोल्ट्री मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन हम घास भी उगाना नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपने जानवरों को कहते हैं, जाके छोड़ देते हैं खुले ग्राउंड्स में कि वहां जाकर घास चर के आ जाओ, और फिर एक जगह बैठे रहते हैं। अब ओवर ग्रेजिंग अगर हमारे एनिमल्स किसी एरिया में कर देंगे तो फिर क्या होगा, वहां पे अगेन सॉइल इरोजन शुरू हो जाएगी। ग्रेजिंग इट्स गुड, ऊपर ऊपर से घास खा ली है जानवर ने, वो तो ठीक है, लेकिन जब वो उसको जो है पौधे को, उस घास को ऐसे करके जड़ से उखाड़ देगा तो खत्म हो गई। एक तो घास दोबारा उसको खाने को नहीं मिलेगी, और हमने उसकी केयर नहीं करनी कि यहाँ से हमारे जानवर ने घास उखाड़ दी, हम दोबारा घास लगा दें ना। और जो बची कुची जो जड़ें उखड़ी हैं, वहां से मिट्टी क्या है, इरोड हो जाएगी। तो ये है ओवर ग्रेजिंग, इससे हमें बचाना चाहिए, किसी भी फील्ड को ओवर ग्रेज होने से बचाना चाहिए। थर्ड इज कंस्ट्रक्शन। मैंने भी आपको बताया, हम अपनी फैक्ट्रीज, हम बढ़िया बढ़िया मॉल्स, चाहे जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन हम पसंद करते हैं, जहां मर्जी भी, हम कंस्ट्रक्शन में तो जरूर इच्छुक रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर से बना के और एकदम फैंटास्टिक वैसे ही स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, बट क्या कंस्ट्रक्शन सॉइल इरोजन का कारण नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। देन डिफेक्टिव फार्मिंग। डिफेक्टिव फार्मिंग का मतलब है फार्मिंग इज गुड बट डिफेक्टिव फार्मिंग इज नॉट गुड। देखो इसमें क्या है, जो पॉइंट्स आते हैं, ये आता है आपका ओवर इरिगेशन, ठीक है। ओवर इरिगेशन इज वेरी बैड, ठीक है। देन यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, है ना, ये हम लोग क्या करते हैं, इनकी जरूरत है हमें ताकि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑर्गेनिक मेथड्स, जो थोड़े से कॉस्टली है, वो हम लोग अवॉइड करते हैं, हम लोग इसके साथ मूव ऑन करते हैं, जो कि एक डिफेक्टिव फार्मिंग में आता है। और दिस डिफेक्टिव फार्मिंग रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स which results in soil erosion. I hope सबको समझ में आ गया होगा, है ना। अब अगर हम सॉइल इरोजन समझ गए हैं कि इन कारणों से सॉइल इरोड होती है, तो कंजर्व कैसे की जाए और क्यों की जाए, सॉइल का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है और हमें कैसे करना चाहिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। फटाफट नोट्स बना लो, इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। देखो सॉइल की कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। एक्चुअली क्या है, नेचर में हम सब लोग एक दूसरे पे डिपेंड हैं और ये एक साइकिल है ना, कि हम एक दूसरे पे डिपेंड हैं और उसको मेंटेन करके रखेंगे, तभी ये डिपेंडेंसी जो है फर्दर रन कर पाएगी और हम सरवाइव भी कर पाएंगे। लेकिन इसी डिपेंडेंसी में क्या है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो कि वाइटल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके लिए खतरा पैदा हो गया। अब जैसे कि सॉइल है, सॉइल क्या है, ये नेचुरल रिसोर्स है हमारा, लेकिन हम लोग जो एक नेचुरल साइकिल है, ये नेचुरल रिसोर्स है, इसको हम और आप बना नहीं सकते, लेकिन हम सब इस पे डिपेंड करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि देखो सॉइल में हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, टू फीड अस, है ना। एग्रीकल्चर से ही तो हमें खाना खाने को मिल रहा है, तभी हम जिंदा रह रहे हैं ना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, सॉइल की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो सॉइल में जो वेजिटेशन ग्रो करती है
या जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो नॉन वेजिटेरियन बनने के बाद भी तो रिस्पॉन्सिबल है। हम सिर्फ सॉइल को खराब करेंगे तो नॉन वेजिटेरियन भी नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? अब आप ये बताओ, बकरे का मीट खाते हो, मुर्गे का मीट खाते हो, फिश खाते हो, तो इनके लिए इनकी जो वेजिटेशन है, जो इनको प्रोवाइड किया जाता है ग्रेन्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह, वो कहाँ से आएंगे? वो भी तो वही ग्रो कर रहे हैं। हाँ, मैं मुर्गा खा के जी लूंगा, कोई बात नहीं, मुर्गा नहीं खा पाओगे जब ये नहीं रहेगा सॉइल। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ से समझो कि जो एक नेचुरल साइकिल भगवान ने बनाया है ना, एक सब लोग एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, उसमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत वाइटल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि आज की डेट में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल स्टेट में है, जिसको कि हमें बचा के रखना है ताकि ये साइकिल भी पूरा हो जाए, नेचुरल साइकिल, और हम लोग उसके बेनिफिट भी ले सके और हम लोग भी सरवाइव कर सके। अब देखो, सॉइल जो है एक नेचुरल रिसोर्स है और इस नेचुरल रिसोर्स में हम एग्रीकल्चर करते हैं, विच इज वेरी मच एसेंशियल फॉर अस। इस सॉइल को कंजर्व करने के बहुत सारे मेथड हैं वैसे तो, बट द थिंग इज अभी जो हमने इरोजन वाले मेथड पढ़े थे, है ना, जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनको एक साइड रखो, क्योंकि फ्लड को आप ऐसे नहीं रोक सकते, मत आओ बाढ़ मत आओ, हैवी रेनफॉल रुक जाओ, बारिश मत बरसो, नहीं हो सकता, है ना, तेज हवाएं मत आओ, नहीं कर सकते। बट ह्यूमन एक्टिविटीज जो सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको अगर हम रोक दें तो हम इजीली सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। अब देखो, हमने फर्स्ट टॉपिक बताया था, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट था दैट इज डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन को एफॉरेस्टेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? सॉइल इरोजन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? एक जने के 4 पौधे लगाने से नहीं, सब लोग एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करें। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। ठीक है, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज प्लस टेकिंग केयर ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लांट्स। ये का मतलब नहीं है कि प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगा दो। हाँ, हमने एक पौधा उखाड़ दिया और 10 उगवा दिए, अब 10 की हमने तो लगा दी, उसके बाद केयर करो ना करो, ठीक है, लेकिन आज की डेट में जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनकी भी करना है केयर। ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स, है ना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट्स, उनको काटने से बचाना है, उनकी केयर करना है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट्स, ठीक है। फिर और हमने क्या उसमें पॉइंट्स देखे थे? एफॉरेस्टेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन का उल्टा। सेकेंड इज स्टॉप ओवरग्रेजिंग, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था कि एनिमल्स ओवरग्रेज कर जाते हैं लैंड में, तो उसको हमें रोकना पड़ेगा। ठीक है, ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा या बिल्कुल रोक देना ही बेहतर है। ठीक है, देन आफ्टर दैट हमने डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रमोट क्या करना है? हमने प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। ठीक है, देन ओवर इरिगेशन, स्टॉप ओवर इरिगेशन, है ना। ओवर इरिगेशन को हमने स्टॉप करना है। ओवर इरिगेशन में क्या है? वेस्टेज ऑफ वाटर है। सो हमने क्या करना है? स्टॉप वेस्टिंग वाटर। ठीक है, ये तो जनरल पॉइंट्स हैं जो सॉइल कंजर्वेशन को बढ़ावा देते हैं, और ये पॉइंट्स उन चीजों से रिलेट करते हैं जो भी हमने सॉइल इरोजन पढ़ा था। ठीक है, अब कुछ मेन पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो कि हमने सॉइल इरोजन के टाइम तो नहीं पढ़ा, लेकिन वो समझने बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये 4 पॉइंट्स, ये भी सॉइल कंजर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका कॉन्टूर फ्लोइंग, सेकंड इज स्ट्रिप क्रॉपिंग, थर्ड इज शेल्टर बेल्ट्स, और फोर्थ है आपका टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस फार्मिंग तो आपको मालूम है सबको, ठीक है, जो पहाड़ों पे खेती की जाती है उसको टेरेस फार्मिंग बोला जाता है। ठीक है,
तो उसमें क्या होता है, पहाड़ों को सीढ़ीनुमा आकार दिया जाता है ताकि वो पानी का एकदम से है और पानी या और साथ में मिट्टी एक साथ ना बह जाए, ठीक है। वो सीढ़ीनुमा जो खेत होते हैं उसको कहा जाता है टेरेस कल्टीवेशन। नेक्स्ट इज शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, फास्ट ब्लोइंग विंड्स को रोकने के लिए शेल्टर बेल्ट्स लगाई जाती है। सपोज दिस इज योर फील्ड, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जैसे सफेदे के पेड़ ना, यूकेलिप्टस के पेड़, आम के पेड़, पीपल के पेड़, ऐसे करके पेड़ लगाए जाते हैं। तो ये क्या है, दीज ट्रीज एक्ट एज अ शेल्टर बेल्ट, ठीक है। तो ये क्या है, फास्ट ब्लोइंग विंड्स को ना रोकते हैं और उस विंड्स का रुकना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इस फील्ड का सॉइल इरोजन होके ही रहता है। तो इस वजह से ये शेल्टर बेल्ट्स जो हैं बनाई जाती हैं। देन बात आती है स्ट्रिप क्रॉपिंग की। स्ट्रिप क्रॉपिंग से पहले आप कॉन्टूर प्लोइंग समझो। स्ट्रिप क्रॉपिंग जनरली क्या है कि ये आपका फील्ड है, यहाँ पर सपोज करो एक मेज हमने बो दिया है, तो यहाँ पर सोयाबीन, ठीक है, देन यहाँ पर ओट्स, ठीक है, फिर अगेन यहाँ पर मेज, फिर देन सोयाबीन, देन ओट्स। तो दीज आर द स्ट्रिप्स ऑफ द क्रॉप्स, है ना। अब ये क्रॉप बड़ी है, ये थोड़ी छोटी है, ये छोटी है, तो इस तरीके से क्या है, इनका जो अपना जो साइज है वो वेरी करता है, वो भी काफी सारा विंड को रोकता है, ठीक है। प्लस इनकी कैपेसिटी पानी को एब्जॉर्ब करने की वो मायने रखती है, ठीक है। इनका वाटर फ्लो और सॉइल इरोजन को ये काफी हद तक रोक देता है। अब ये जो है, ये कॉन्टूर प्लोइंग जब आप समझोगे तो फिर उसमें आपको ये समझना है कि कॉन्टूर प्लोइंग इज ऑलवेज डन अक्रॉस द स्लोप बट एट द कॉन्टूर लाइंस। ये जो है स्ट्रिप क्रॉपिंग कॉन्टूर लाइंस पे नहीं होती है, बट दिस इज डन अक्रॉस द स्लोप ओनली। ये भी स्लोपी एरियाज में ही स्ट्रिप क्रॉपिंग की जाती है, जस्ट टू अवॉइड, जस्ट टू स्टॉप सॉइल इरोजन और द वाटर इरोजन। अब देखो कॉन्टूर प्लोइंग क्या चीज है। कॉन्टूर का मतलब है लाइन। कॉन्टूर का मतलब क्या होता है, लाइन। अब कॉन्टूर को एग्जैक्ट अगर डिफाइन करना हो, सो कॉन्टूर आर द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। देखो ये जो पहाड़ है ना, ये उसका मैंने डायग्राम बनाया है। सपोज करो ये आपका माउंटेन हिली एरिया है, कोई भी स्लोपी एरिया है, वहां पर क्या है, कॉन्टूर लाइंस क्रिएट की जाती हैं। गो। अब ये देखो कॉन्टूर प्लोइंग में क्या है कि ऐसे अक्रॉस द स्लोप क्या किया जाता है, कॉन्टूर लाइंस बनाई जाती है। अब कॉन्टूर लाइंस जो है एग्जैक्ट जो 90 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री पे क्या बनाएगा, ट्रेंच। 90 डिग्री पे पहले एक बैरियर बनाया जाएगा, बैरियर के बाद में फिर ट्रेंच बनाया जाता है, या आप उसको फरो कह सकते हैं। तो ये कैसे बनेगा, देखो सपोज करो 90 डिग्री तक ये, ठीक है। अब यहाँ पर एक फरो बनाना है, ये गड्ढा, ठीक है। अगेन यहाँ पर फिर से ये कॉन्टूर लाइन जहां आएगी 90 डिग्री पे, फिर आपको एक और ट्रेंच, ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाता है डायग्राम, ठीक है। अब ये जो है इसको क्या बोलेंगे, ये फरो है, गड्ढा है, इसमें या तो पानी भर दिया जाता है, यहाँ पर पानी भर जाएगा ना, पानी का फ्लो यहाँ रुकेगा, यहाँ भर जाएगा आके, यहाँ पे क्रॉप है, देखो इस एरिया पे क्रॉप ग्रो होती है, क्रॉप, ठीक है, यहाँ पे भी क्रॉप है। और ये है बैरियर्स, ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या बनाया है, ये बैरियर है, ये बैरियर है, ये बैरियर के बीच में फरो है, गड्ढा, ठीक है। इस गड्ढे में पानी एक्यूमुलेट हो जाता है, आके इकट्ठा हो जाता है, और कई बार इन बैरियर्स के बीच में जो ट्रेंच है ना, ये जो गड्ढा है, इसमें क्या किया जाता है, पत्थरों से भर दिया जाता है, या फिर जो फसलों के डंठल बचते हैं ना, वो डाल दिए जाते हैं। तो इस एरिया में क्या होता है, पानी इकट्ठा होने के बाद में इनकी वजह से मॉइस्चर यहाँ पे मैक्सिमम रहता है, मॉइस्चर होल्ड करता है, पानी होल्ड करता है, और ये 50% तक रिड्यूस करता है सॉइल इरोजन को, ये वाला मेथड, ठीक है। इतना क्लियर है। ये देखो ये मैंने बनाया ना, ये देखो अक्रॉस द स्लोप बनेगा, क्या होगा, 90 डिग्री पे एक बैरियर बनाया जाएगा। बैरियर का मतलब क्या है, डॉल, मतलब ऊंचा सा उठाया जाएगा उसको, उसके नीचे गड्ढा होगा। जैसे खेतों में डोले बनाते हैं ना, हरियाणा के तो सभी जानते हैं, पंजाब के भी जानते हैं, डोले, मेड़े, अगर यूपी साइड के बच्चे देख रहे हैं तो मेड़ बनाई जाती है खेतों में, तो ये वही उसी मेड़ को बैरियर कहा जा रहा है। तो दिस इज द बैरियर मेड
ठीक है, यहाँ पर फसल उगाई जाएगी। ये जगह जो है ये गड्ढा, इसको यहाँ गड्ढा एक फरो टाइप का बनाया जाता है जिसको ट्रेंच भी बोलते हैं। यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे स्लोप से बहता है ना पानी, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो ये क्या है, इन क्रॉप्स के लिए, मॉइस्चर इन क्रॉप्स के लिए ये पानी बहुत बेनिफिशियल है। समटाइम्स क्या होता है, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर भर दिए जाते हैं जो इन बिटवीन यहाँ पे खेती के टाइम पे जो आड़े आते हैं, या फिर फसलों के डंठल भी भर दिए जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्टूर प्लोइंग। इतना क्लियर है? कॉन्टूर प्लोइंग जो है ऑलवेज डन अक्रॉस द स्लोप, है ना। इन द सेम वे स्ट्रिप क्रॉपिंग इज ऑल्सो ऑलवेज डन एट द अक्रॉस द स्लोप। बट ये क्या है, ये कॉन्टूर लाइंस बनाकर करी जाती हैं, इसके लिए कॉन्टूर लाइन की जरूरत नहीं है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग में बेनिफिट अगेन, सॉइल इरोजन नहीं होता, वाटर भी वेस्ट नहीं होता। ऐसे इसमें भी सॉइल इरोजन नियर अबाउट 50% तक रिड्यूस हो जाता है और वाटर की वेस्टेज कम होती है। ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल कंजर्वेशन। सो स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। मेक प्रॉपर नोट्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी डे एनी टाइम। ठीक है, एक स्पेशल क्लास रहेगी, आप अपने सारे डाउट्स मुझे बताएंगे, डाउट्स को क्लेरिफाई करेंगे, क्योंकि जो डाउट्स में से ऐसा कोई डाउट रहा जो मेजॉरिटी पे रहेगा उसकी एक स्पेशल क्लास जरूर लेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर की नेक्स्ट वीक स्पेशल क्लास रहेगी।